हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोगों ने क्लास 6, 7 का कवर कर लिया और क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 2 है। आपका किसका है? क्लास 8 का। तो इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इसके पहले क्लास 6, 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की रीड नहीं की तो आप पीछे प्ले लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ये क्लास 8 का है और चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। देखिए अभी हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री का कवर करा रहे हैं। इसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट लेंगे और चीज़ों को कवर कराते रहें। इसमें आपको देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं, बीच में क्वेश्चन रहते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताता हूँ। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें ये पसंद आ रही होंगी, रिस्पॉन्स भी ठीक मिल रहा है। और थोड़ा सा चैनल को शेयर करते रहिएगा, है ना। जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपके सजेशंस को पूरी तरीके से मान करेंगे। तो टॉपिक है सेकंड, जिसमें लिखा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो पहले ये व्यापार करते हैं, फिर साम्राज्य की और अंग्रेजों की कहानी है। सिंपल सा, कुछ नहीं देखना हमें। ये कैसे, पहले ये व्यापार के लिए तो आते हैं, फिर साम्राज्य में कन्वर्ट करते हैं ना, फिर कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखना। देखते हैं क्या। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। देखो सिंपल से सीधे पहली लाइन में हमें पहले क्वेश्चन मिलते हैं कि मुगल जो बादशाह में औरंगजेब ही आखिरी जो बादशाह था वो शक्तिशाली बादशाह था। अब बहादुर शाह जफर अगर देखेंगे मुगल काल का अंतिम शासक था, उससे मतलब नहीं। हाँ, यहाँ पे शक्तिशाली पूछ रहा है तो शक्तिशाली कौन हो जाएगा? औरंगजेब। और अंतिम कौन हो जाएगा? बहादुर शाह। ठीक है। तो उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। और 1707 में, कब? 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे सिंपल होता है ना, कोई एक शक्तिशाली राजा है वो खत्म हो जाता है, फिर जो छोटे छोटे छुटपुटिया होते हैं ना, फिर वो आप आपस की चीजों को कलेक्ट करने में लग जाते हैं कि अपना राज विस्तार करने। ऐसा ही ये हुआ, जब औरंगजेब खत्म हो गया तो जो भी छोटे छोटे मुगल सूबेदार थे उन्होंने जमींदारी की ताकत दिखाने लगे और अपनी क्षेत्रीय रियासतों पर कायम करने थे। तो जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। समझ रहे भी? हाँ, दिल्ली प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रहेगी। और फिर हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी आते आते कि 18वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में, लास्ट टाइम में, राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए? तो मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि आपको ये व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि एक के दिन में वे विशाल साम्राज्य के स्वामी भी बन गए? तो ये क्वेश्चन से सीधे सीधे हमें देखना है कैसे ये सारी चीजें हुई, है ना। और इस अध्याय में हम आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो इस सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। तो देखो ये कुछ अंग्रेज हैं और साइड में लिखा है कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। जस्ट मैंने बताया बहादुर शाह जफर वही लास्ट था। हाँ, फिर उसको गिरफ्तार कर लिएगा, उनके बेटों की गिरफ्तारी। और औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था, देखो, कि जो भारत की जनता ने केवल एक मुगल को संपूर्ण रूप से पूरे तरीके से अपना नेता मान लिया था, या हम सम्राट बोल सकते हैं, सम्राट मान लिया था। वो कौन था? बहादुर शाह जफर। कोई पूरी भारत की जनता के द्वारा इसको माना गया था। हिंदू मुस्लिम वाला कोई उसमें नहीं था, क्योंकि एक नेतृत्व करता तो चाहिए था। अब वो भी 1857 का विद्रोह आप लोग देखेंगे, कोई मतलब से पहले से प्री प्लान नहीं था कि सुयोजित करके बनाया गया होगा, नहीं, कहीं बाद में सूचना पहुंच रही, कहीं पहले ही हो गया, तो फिर इन्होंने इनको बनाया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। बताइए, उनके बेटे को ही मार दिया, उनको देश छोड़ के रंगून भेज दिया गया था। आप सुनेंगे, हाँ, एक गाना भी बना था। हाँ, उनके ऊपर नहीं था। चलिए, तो हम देखते हैं पहले यहाँ पे आप पिक्चराइजेशन करके देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं। तो ब्रिटिश, ये आइसलैंड है, आपको दिख रहा होगा ये वाला,
ब्रिटिश आइसलैंड से ये ऐसे घूमते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए और अफ्रीका के जो कैप ऑफ गुड होप है, ये कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे ये आते हैं अंग्रेज पहले, फिर इसके बाद ये यहाँ से जाते, देखो यहाँ से 2-3 रास्ते, इसको हटा देते हैं, आप देखना। एक रास्ता ये सीधा आया कि बॉम्बे पोर्ट के लिए चले गए, और एक सीधे ये जा रहे थे, फिर इधर से मुड़ के बॉम्बे पोर्ट चले गए, और यहाँ से ये जाते जाते श्रीलंका, श्रीलंका से ये थोड़ा सा आप इधर सुमात्रा जावा की साइड जाएंगे, कुछ लोग चले गए थे, फिर यहाँ से ये मद्रास के लिए जाने वाला रास्ता, हाँ श्रीलंका, श्रीलंका से सुमात्रा, हाँ ये श्रीलंका की साइड में गए। तो मैं भारत वाला देखना कौन सा जा रहा था, ये बम्बई पोर्ट पे लिए गए, ठीक है। नहीं, बम्बई पोर्ट से फिर ये कहाँ गए थे, आपको जो अफ्रीका और उसके बीच में क्या था आपका लाल सागर, ये लाल सागर के लिए ये साइन है आपका, ठीक है। और बम्बई से ये जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर मतलब क्या आपका वहां पे कौन सा था, फारस की खाड़ी, तो यहाँ पे ये फारस की खाड़ी के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत कलकत्ता ये कैटोन है, इस टाइप से यहाँ से ये लोग गए, और यहाँ से ये वापस कब आए, सुमात्रा से ये वापस आते हैं, फिर कैप ऑफ गुड होप से आते हैं, और इसके बाद ये वापस से जाके आपके ब्रिटिश आइसलैंड पे वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता था यहाँ से देखेंगे आप, ये वाला ये आया और ये गया आपका ये कैटोन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से अंग्रेज लोग आए गए। तो हम रीड करते हैं आज की डेट में कि 18वीं सदी में भारत एक आने वाले रास्ता था बताया गया। अब हम देखते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, कौन थी महारानी उस टाइम पे, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात एक इजाजतनामा, चार्टर का मतलब इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार, अब पूर्व से व्यापार मतलब भैया इंडिया जो था ना, अगर देखेंगे आइसलैंड से ब्रिटेन से, तो इंडिया पूर्व में पड़ रहा है, ये है यहाँ पे इंडिया, तो यहाँ पे आपका इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड होगा, तो ये यहाँ से पूर्व में पड़ रहा है, ठीक है। तो पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। तो इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, मतलब उन्होंने बोल दिया था कि आपको अगर भेज रहे हैं तो केवल यही कंपनी रहेगी। तो इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो यही इन्होंने किया था। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, मतलब जब पहले ही चार्टर्ड एक्ट मिल गया उनको कि इससे अब दूसरा कोई कंपनी जाएगी नहीं, तो उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनी आ गई तो चीजें फिर मुनाफा नहीं हो पाता, कंपटीशन नहीं था, एक ही कंपनी थी जो वाणिज्यिक व्यापार कंपनी कमा सकते थे। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी तो वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती हैं। और आज के डेट में क्या कि ओपन मार्केट है ना, कोई चीज अगर कहीं मिल रही तो हमारे पास ऑप्शन है उससे सस्ती भी मिल सकती, ब्रांड की ए कॉपी बी कॉपी कहीं ना कहीं सस्ती मिल जाती है। तो ऐसे ही था पहले, लेकिन अब इनको प्रॉफिट कमाना है तो दूसरी कंपनी आएगी नहीं रहेगी, तो ये जो भी सस्ता माल बेचेंगे, एक ये बोलते नहीं 3 का 13 करना, तो वो सीधा ये कर रहे थे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज आपके जो अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए ऑफ गुड होप कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया था हिंद महासागर आए पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या कह रहा है, जब तक एक इंग्लैंड की जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं, और तब तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो पुर्तगाली पहले ही आ गए थे, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा, है ना, पढ़ा होगा वास्को डी गामा, 1948 में 1498 में 1498 में ये पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था इसने, और
देखो ये 1498 तो आया, तो 1502 में फिर दोबारा भी आया था, इसमें नहीं लिखा, हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी काली वाली मिर्ची ले गया था उसके लगभग 60 गुना इसने प्रॉफिट कमाया था, पूरा आने जाने का ट्रेवलिंग हटा के, तो कितना प्रॉफिट था। फिर बात करते हैं 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। तो 17वीं शताब्दी तक ध्यान देना कि जो डच थे वो हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे, और फिर फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आ गए थे, मतलब सामने आ गए थे, कोई बात नहीं। तो समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, तो भारत के जो बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जो जबरदस्त मांग थी, इसके अलावा काली मिर्च है ना, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। बात क्या है कि वहाँ पे मांग इसलिए रहती थी कि वो लोग एक तो ठंडा एरिया है, और चिकन विकन ये मांस मछलियाँ जहाँ तक खाते हैं, तो उनको जब तक स्पाइसी चीज़ें नहीं रहेंगी, और मसाले लगाने से क्या ना 2-4 दिन तक ये चीज़ें स्टोरेज चल जाती थी, तो इस टाइप की ये, और टेस्ट भी इनको अच्छा लगा था। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। ध्यान देना क्या कह रहा, जब यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, और इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दें। अब ये देखो यही होगा। तो लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी, और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। स्थानीय शासक मतलब जो भारत के शासक थे वो। तो इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। क्या रखना? व्यापार था, और जो राजनीति को कंपनी एक दूसरे से अलग रखना मुश्किल होता जा रहा था। तो आइए देखें यह कैसे हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहाँ पे? तो बंगाल। जब आप भारत का नक्शा ऐसा बनाएंगे ना, तो इधर आपको बंगाल मिलेगा। तो बंगाल में क्या करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने व्यापार शुरू करती है। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, जो 1651 में, मतलब 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो व्यापारियों को ध्यान देना, क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। ओके। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस, जहाँ चीजें स्टोर की जाती, वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, है ना। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। अब व्यापार जब बढ़ता गया, तो जितने भी सौदागर थे या कंपनी के जो व्यापारी थे, उनको फैक्ट्रियों के आसपास लोग बसाने लगे। 1696 की बात करें, मतलब 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ रिश्वत देकर 3 गांवों की, एक मिनट, इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनवाना शुरू किया और कर दिया था। जो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। देखो ये ध्यान देना है यहाँ पे, इसने रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। इसमें एक गांव कालीकाता था। अभी कालीकाता से कलकत्ता बनता है। एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बन, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। बताइए, देखो औरंगजेब से इसने पहले ही फरमान ले लिया था। फरमान मतलब एक शाही आदेश होता है कि एक शाही आदेश दे दीजिए, आपकी कंपनी बिना शुल्क कुछ दिए वो व्यापार कंपनी करती रहे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूदा अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। चलिए यहाँ फिर से एक पॉइंट है हमारे लिए कि औरंगजेब के फरमान से
केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। ठीक है, अभी कंपनी को था लेकिन उसके जो निजी अफसर थे उनके लिए नहीं था कि आप भी इस टाइप का व्यापार फ्री टैक्स के नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली खां, कौन था, मुर्शिद कुली खां, विरोध क्यों नहीं करते? तो भाई वो विरोध करेंगे, जब कंपनी तक तो ठीक था, अब उसके जो अफसर हैं वो भी। देखो ये कलकत्ता का जो हुगली नदी के किनारे हैं, ये डॉकयार्ड है, यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही, माल रखा है, ये जा रहा है दूसरे देशों में, है ना। ये इन्होंने किला बनवाया था। तो मद्रास के जहाज़ों के से सामान लाती स्थानीय नौका विलियम सिम्पसन्स द्वारा बनाया गया चित्र। तो मद्रास का है ये, ठीक है, कहाँ का, मद्रास का, जो जहाज़ों से सामान लाया जाए, और यहाँ पे विलियम सिम्पसन्स द्वारा बनाया गया चित्र है ये। चलिए व्यापार से युद्धों तक की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव है, ये इनकी शक्ल देख लो, ये है रॉबर्ट क्लाइव, है ना। जो हमारे यहाँ बैंड बाजी बजाते हैं ना, वो पहनते हैं आजकल ऐसे कपड़े ये। तो व्यापार से युद्धों तक देखना है हमें कि कैसे व्यापार शुरू हुआ, फिर युद्धों में कन्वर्ट हो गया। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। तो मुर्शिद कुली खां, बात करते हैं मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो ध्यान देना, औरंगजेब के बाद कौन आया, मुर्शिद कुली खां आए, फिर अली वर्दी खां आए, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। क्रमशः देखो पूछ दिया जाता है कभी सिक्वेंस लगाने के लिए, तो आपको ध्यान देना, औरंगजेब, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, फिर आपके सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। तो उनका व्यापार का अधिकार तो नहीं देंगे, आप नजराने और देंगे। तो ये लोग उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। कहा कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपना यहाँ स्थापित मत जमाइए। तो उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इसके अफसरों ने अपमानजनक जो चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया था। देखो एक तो टैक्स नहीं दे रहे और उल्टा सीधा कर रहे हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब उनका कहना क्या था कि जो स्थानीय लोग हैं वहां से अधिकारी जो बेतुकी मांगों की वजह से जो कंपनी का व्यापार वो भी तबाह हो रहा है। तो व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने लगे होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो यहीं से आपका प्लासी का युद्ध होता। पहले हम साइड से देख लेते हैं, कुछ वर्ड आए हैं। कठपुतली, कठपुतली का मतलब यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। कठपुतली हम लोग वो तो दूसरे के हाथ की कठपुतली है। तो बचपन में आपने देखा होगा मेले में जाते हैं वो धागे से दो मतलब टॉय को डांस कराते हैं, वही कठपुतली था आपका। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? तो पहले इसको हम रीड कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको क्या पड़ा। तो प्लासी का युद्ध की बात करें, कब हुआ था? तो ये आपका 1756 में हुआ था। (1756) किसके बीच हुआ था? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। तो सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक नवाब को
किसी को नवाब बना दिया जाए। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। सही है। तो किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। तो अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। तो ध्यान देना, नवाब ने फिर क्या किया, कलकत्ता स्थित जो इनका किला था उधर भी रुख किया कि इसको भी कब्जा करना है। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी, कहाँ पे, अभी कलकत्ता तो इनके हाथ से चला गया, अब जो मद्रास में कंपनी थी तो कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया था। तो मद्रास से सेना आती है किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के। ये देखना है कि महान्यायालय कक्ष है ईस्ट इंडिया हाउस, ये लेडन हॉल स्ट्रीट पे। तो ये महान्यायालय कक्ष आपको दिख रहा है इतना बड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स की लंदन स्थित ये लंदन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठ के होती थी। यह ऐसे ही एक सभा का चित्र है। ये आपका सिराजुद्दौला है। तो इसमें देखते हैं क्या रीड करना था। तो इस सेना को नौसैनिक भेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में मतलब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है। तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके जो सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर की जो कारगुजारियां मतलब भी थी, मतलब क्या कारगुजारियां, दगेबाज था, सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे देता है। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, मतलब जो भी उनकी टुकड़ियां थी सेना की वो गए थे युद्ध में लेकिन उसमें भाग नहीं लिया और उल्टा उन पे ही आक्रमण उनकी सेनाओं पे कर देते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को ही नवाब बना दिया जाएगा। ये लालच दिया जाता, देख रहे हो, इस टाइप से ये अंग्रेज आपस में ही लड़ा के, ये नहीं सोचते कि वो हमारे कैसा कहते। संपन्नता का आश्वासन क्या होता देखते थे। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। देखो अब जो इंग्लैंड के लोग हैं वही क्या कर रहे हैं, जो इनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको जो संदेह और अविश्वास से देखते थे शासकीय जो महत्वाकांक्षाओं को। तो प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इतनी बड़ी सत्ता वाणिज्यिक कंपनी एक कैसे चला ले। मैं कुछ यह सोच कर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। हाँ, तो मतलब उन्होंने फिर रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा, उसमें लिखा है उन्होंने समझा है कि ऐसा नहीं कि हम सास की जो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहे हैं, है ना, जनता को तो डर तो था ही। तो चलिए टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत के में यह एक कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इसके पहले वो हार जाते थे गिड़गिड़ा के, फिर से आ जाते थे पैर छू के, बट ये बहुत बड़ी जीत थी इनकी। प्लासी जंग के बाद सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जफर नवाब बना दिया गया उसको, जफर को नवाब। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अभी तक देखो व्यापार के लिए काम कर रहा है, मगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था। तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी, हम सोच सकते हैं। समझ रहे कि नहीं, कह रहे कि अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से
बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता, तो किसी राज के सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही क्या है। आगे देखते हैं कि लिखा है कि जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी जो प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा भी करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? तो फिर मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। देखो, मीर जाफर के बाद कौन आ गया? मीर कासिम आ गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई आपकी 1764 में, उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। तो पहले मीर जाफर, देखो पहले सिराजुद्दौला था, उसको पानीपत में हराया जाता है, सॉरी प्लासी के युद्ध में हराया जाता है। और उसके बाद मीर कासिम आता है। मीर कासिम के बाद आपका कौन आता है? मीर जफर आता है। मीर जफर के बाद फिर से मीर कासिम को बना दिया जाता है। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। तो कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। फिर 1600 नहीं, आपका ये 1765 में 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब एक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देख रहे हो, ये प्लान था कि बोले अब खुद हम ही नवाब बन जाएंगे, अब छोड़ो सब, बहुत हो गया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ध्यान देना, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब सारे टैक्स यही लेगा। तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। तो इस तरह कंपनी की एक पुरानी जो समस्या हल हो गई थी कि अब टैक्स किसी को कुछ नहीं देना, बहुत हो गया, इनको कठपुतलियों को बना रहे थे। तो 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती। ध्यान देना, कह रहा है कि अगर भारत में ज्यादा जो चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। तो इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। समझ रहे हो? तो ब्रिटेन के पास पहले कुछ नहीं था, केवल वो सोना चांदी लाते थे और यहाँ से चीजें खरीदते थे। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही थी, है ना। अब बंगाल की दीवानी मिल गई, पूरा राज्य सारा, अब तो उन्हें पैसा यहीं का यहीं मिलेगा, यहीं से चीजें खरीद लेंगे। पहले वहां से सोना लाना पड़ता था, तो सोना भी बंद हो गया। अब भारत से होने वाली जो आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। तो इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, तो अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो सारी चीजें उसने फिर यहीं से लिया टैक्स और यहीं पे बिल्डिंग बनवाई, काम किया, कंपनी लगवाई, फौजी निर्माण की। थोड़ा साइड से देखते क्या लिखा था, फिर से इसको पहले नहीं देख पाए। नवाब की शिकायतें क्या थी? नवाब की शिकायतें 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। सही बात है, और उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। तो दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितने तोपें तैनात कर दी, है ना। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार लिया, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट करते रहे। देख रहे हो, आए थे मतलब वही कहते ना, उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ लिया, ये कहानी थी इनकी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, तो जो अफसर थे वो क्या अपने आप को नवाब बना के बैठे। देखते हैं क्या था नवाब बनने का, क्या मतलब था इसका। एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। ध्यान देना, नवाब ये था तो क्या था, पास सत्ता और ताकत थी। लेकिन उसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह
जीने के ख्वाब देखने लगा था। देख लीजिए, जितने भी कर्मचारी अब वो भी ऐसे ख्वाब देख रहे हैं कि हम भी नवाब हैं। बोलते नहीं, एक बर्ड आया अपना हमेशा, बड़े नवाब हो तुम कहीं के, तो वो यहीं से आया समझ लो। फिर हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली जो नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीनें और बहुत सारा पैसा दें। बताइए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, और 1743 में 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब वो चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो वहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। तो दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। ठीक है, क्या था कि उसके जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार थे उसको खत्म करने के लिए इसको कार्य सौंपा गया था। लेकिन 1772 में जब ब्रिटेन संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी तो सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो देखो भैया, क्लाइव ने आत्महत्या की थी, क्यों इतना ज़्यादा कमा के ले गया था, कहाँ जाएगा। तो कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गया। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उसमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जैसे अभी हम लोग रहते कि फॉरेन जाके थोड़ा पैसा कमा लाते हैं लोग इंडियन, है ना, फिर आराम से कि भारत में रह सकें। तो ऐसे ही इनका था, पहले यही आते थे हमारे यहाँ। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। तो भारतीय शब्द था, उसी का ये अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था, है ना। एक गाना भी बना था, तुम्हारी रईसी है भी नई नई, ये लहजा बता रहा है। तो यही था, कहेंगे मजाक उड़ाएंगे। जो खानदानी रईस थे वो रखते नर्म मिजाज हैं। तो साइड से थोड़ा देख लेते हैं क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम को परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा था। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक के दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच में गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। देख रहा, अब इसने ऐसी चीज़ें की थी तो अपनी सफाई में उसने ये कहा था वहाँ पे। तो कंपनी का फैसला शासन क्या था ये देखते हैं। टॉपिक बड़ा है, देखो ये काफ़ी क्लास 1 आवर्स प्लस हो जाएगी। कंपनी का फैसला और शासन। यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया था। अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं। बक्सर की लड़ाई की बात करें, 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होती है के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। तो रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। ध्यान देना, क्या जो रेजिडेंट के अधिकारी थे वो कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के जो भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के
अवसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर भयानक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे कंपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार देती थी। मतलब जो उसकी बात मान ले रहे उनको उनको वो कंपनी को स्वतंत्र सेनाएं रखने का भी अधिकार दे दिया। गतिविधियां देख लेते हैं क्या है गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम की भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। ठीक है, तो ये सोच सकते हैं आप, लिख सकते हैं। देखो ऐसे एक पिक्चर दिख रही है कि आपको यहाँ पे क्या है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला। ये टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो अधिकार नहीं रहता था तो उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका या कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल जब 1798 से लेकर 1805 तक थे तो उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ऐसे रूल्स बना रहे हैं कि उसका मतलब उन्हीं की चीजें उन्हीं से छीन ले रहे हैं। तो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी ये जानना है आपको। कंपनी देखो यूपीएससी इसलिए एनसीईआरटी की चीजें जरूरी पढ़ना कंपलसरी करता है, ये छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। वो जो वर्ड आपको अभी मॉडर्न बुक पढ़ोगे कहीं कोचिंग करोगे तो समझ में नहीं आते क्या वर्ड है क्या इसका मतलब है, तो उन्हीं वर्डों को यहाँ क्लियर किया जाए। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी ये जानना में। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। कौन? जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है। कौन सा? जो स्थानीय राजा है पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। किसके माफिक? ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटेन सरकार गलत मानती है, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन गलत मानती तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। तो ये जेम्स मिल ने लिखा था 1832 में। कुछ वर्ड आए जैसे आपका निषेधाज्ञा मतलब होता है निर्देश, अधीनस्थता मतलब होता है दब्बूपन, किसी की अधीनस्थता ले लिया दब्बेपन हो गया। चलिए शेरे मैसूर की बात करते हैं। टीपू सुल्तान देख लीजिए, ये आपका टीपू सुल्तान मतलब शेरे मैसूर, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। कहानी देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती कि हैदर अली का जो शासन काल था वो 1761 से लेकर 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो 82 से लेकर 99 तक था, है ना। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची, ध्यान देखना, कहां से? मैसूर से काली मिर्च इलायची खरीदती थी 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक लिया था। फिर से देखते हैं 1785 में क्या किया टीपू सुल्तान ने, जिनकी जब यहाँ पे इनकी जो रियासत थी वहां के बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी
और काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अपने कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी कंपनियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। देखिए वो मिल तो रहे थे टीपू सुल्तान, लेकिन अपनी सेना आप कहीं ना कहीं अपनी सेना को भी डेवलप कर रहे थे। ये नहीं कि फ्रांसीसियों पर भरोसा कर लेना। एक पिक्चर है, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा ये चित्रित किया गया था। तो देखते हैं, ये कॉर्नवालिस है, ये वाला आपको रेड वाला दिख रहा है, टीपू सुल्तान के पुत्र। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, ठीक है। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद, तीन देख रहे, मराठा थे, हैदराबाद के निजाम थे, कंपनी की संयुक्त, तीनों ने मिलकर हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। देखो, तो बात करते हैं सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। किसके साथ? मैसूर के साथ इनकी 4 बार जंग हुई, 1767 से लेकर 1769 तक, 1780 से 84, 1790 से लेकर 92 तक और 1799, 92 से 99। तो इनके बाद इनके श्रीरंगपट्ट की आखिरी जंग में जो कंपनी को सफलता मिली, तो अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बेडिया राजवंश के हाथों सौंप दिया गया था। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। ये एक पिक्चर है कि टीपू का खिलौना शेर है, ठीक है। यह टीपू की एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह एक खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ ले गए थे। अब ये कहाँ रखा है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। ठीक है भैया, अच्छी चीज रखे। टीपू की कहानियां देख लेते हैं। कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया तो उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। तो उनकी राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। मराठों से लड़ाई क्या होती है इनको भी देखते हैं। मराठों की लड़ाई के बारे में, मराठों से लड़ाई इसको देखना है क्या हुआ था। तो ये देखो साइड में कुछ टीपू सुल्तान से कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते। तो एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। तो दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। तो आप ये समझ सकते हैं किस टाइप की सुर्खी लिख सकते हैं भाई। वहाँ पे अलग चीज़ें ब्रिटेन में छापी गई होंगी और यहाँ पे अलग होंगे। तो मराठों से लड़ाई के बारे में देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी, कब ये बात हो रही है? 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। फिर 1761 में पानीपत का जो तीसरी लड़ाई होती है, ये जो तीसरी लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली से
देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था, क्योंकि मराठे पानीपत की जो तृतीय युद्ध था 1761 में, इसमें हार गए थे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे थी। ये सारे सरदार एक पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री, पेशवा का मतलब होता है सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक आपका कन्फेडरेसी मतलब राजमंडल के रूप में था। क्या था? कन्फेडरेसी मतलब राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। तो क्या था ये? प्रशासनिक और मतलब एक सैनिक था। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। कहाँ रहता था? पुणे में। तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। ठीक है, कौन कौन से थे? आपके नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, ये 18वीं शताब्दी के दो सबसे प्रसिद्ध योद्धा थे, राजनीतिक भी थे ये। एक के बाद एक युद्धों में काफी मराठों को घुटने टेकने पड़े, पर मजबूत कर दिया मतलब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध की बात करें तो 1782 में ये सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा युद्ध जो मराठा युद्ध था 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः अगर हम बात करेंगे तो 1817 से लेकर 19 तक के तीसरे जो अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया था। तो पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। अब विंध्य के जो दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, क्योंकि पेशवा को भी कहाँ भेज दिया? बिठूर भेज दिया गया था पेंशन पे। ये कन्फेडरेसी देखो, एक वर्ड आया था आपका कन्फेडरेंसी, मतलब होता है गठबंधन करना। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, इनकी पिक्चर ये दिख रही है। लॉर्ड कुछ हेस्टिंग्स का हो इनको सीधा सा, लॉर्ड कुछ नहीं होता, वहां पे लगाया जाता ठीक है, हमारे यहाँ जो श्रीमान लगाया जाता है यही वही। सर्वोच्चता का दावा की बात करते हैं तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। और जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स मतलब 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक थी, मतलब कोई रोक टोक नहीं था इसमें, बेरोक टोक थी। उदाहरण के मतलब इस टाइप पे चल रही थी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर फिलहाल एक कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी वहां पे थी, रानी चेन्नम्मा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा ने हथियार लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। फिर 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह विद्रोह जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। इस टाइप की और भी चीजें दी गई हैं। तो बगल में एक पिक्चर दी गई, उसको देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, कितूर रानी चेन्नम्मा की जो स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति है कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। 1830 की बात करते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया पर फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। लेकिन रूस से हमेशा डर रहे थे। आपने शुरू में पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान के जो राजाओं को अपने में मिला रहे थे, लेकिन वो अफगानिस्तान से ब्रिटेन ईस्ट इंडिया जो कंपनी काफ़ी बार हारी थी, आप पढ़ेंगे।
तो इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने 1838 से लेकर 42 के बीच अफगानिस्तान, हाँ वही पॉइंट जो मैं बता रहा था वो आ गया। तो 1838 से लेकर 42 के बीच अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष था। फिर ये 1843 में 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। या महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी, मतलब सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी। और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब के लिए विलय नीति की बात करते हैं। विलय नीति की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि अधिग्रहण की आखिरी जो लहर थी वो 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने थे आपके लॉर्ड डलहौजी। तो इसी के शासनकाल में आपकी विलय की नीति चालू होती है और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति की अपनाई जिसे हम विलय नीति नाम दिया गया था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी जो रियासत है हड़प ली जाएगी और या कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। तो ये इनकी विलय नीति थी। आप ध्यान से समझना, विलय नीति पे मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को आता है और आपका प्री में भी रहता है। ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें थी। अब देखो ये रियासतों का ये सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है। अब बताना सबसे पहले कौन सी रियासत, तो सतारा था 1848 में, इसको विलय नीति के अनुसार मिला लिया गया था ब्रिटिश भारत में। संबलपुर 1850, फिर उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। यहीं से झांसी की रानी विद्रोह करना शुरू करती है 1854 में। ये तो अंग्रेजों के हाथों में ये चली गई। आखिरकार जब 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन कहा था कि नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान जो विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इल्जाम लगा कर ये सारी चीज़ों को हड़पते गए। तो बगल में हम एक पिक्चर देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। ये महाराजा रणजीत सिंह बैठे हैं और ये दरबार लगा हुआ है। नीचे जी संबलपुर की वीर सुरेंद्र साय का चित्र है। गतिविधि देखते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं और आपको बचपन से यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी पर संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? मारेंगे अंग्रेजों को ना। हाँ, क्योंकि भतीजे इसलिए उसमें बढ़ रहा है कि लड़के ना होने के बाद, अपनी उनकी संतान ना होने के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस किए गए था। ठीक है। चलिए, तो ये देखो पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। देखो ऊपर लाहौर था, इस वाले में लाहौर, ये रेड वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो लाहौर नहीं था, दिल्ली नहीं था, लखनऊ था ना, काठमांडू नहीं था, बड़ौदा नहीं था, पूना नहीं था, हैदराबाद नहीं था, मैसूर नहीं था, बम्बई गोवा मतलब। और ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र थे ये बनारस, कलकत्ता, ये धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा था। थोड़ा सा हैदराबाद का पार्ट, यहाँ कर्नाटक वो केरल वाला पार्ट आ गया था। बीच में आपका थोड़ा ये तमिलनाडु का पार्ट पड़ जाएगा। ये सब यहाँ पे इनका हो गया था। फिर इस साइड वाले फिगर में देखेंगे, फिर इनका धीरे धीरे विस्तार बढ़ता गया। ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र है, बनारस कलकत्ता के साथ साथ ये दिल्ली तक पहुंच गए। लखनऊ का कुछ क्षेत्र है ना, विलय नीति के कारण अपना, बम्बई, सतारा गोवा था, मैसूर के आसपास का क्षेत्र था, हैदराबाद के आसपास का मध्य भारत क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे इस पर क्या करते, कब्जा करते गए थे अंग्रेज लोग। पहले देखो कितना कम था, फिर बढ़ाते गए, है ना। तो और फिर लास्ट में उन्होंने किया कि पूरे भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र में जो पीला पीला दिख रहा है आपको, पहले कहाँ पूरा रेड था, ये लाहौर हुआ, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, ये जो सारा चीज़ है थोड़ा सा बचा था कहीं ना कहीं, वो मराठों का वो तो वर्चस्व था। वर्चस्व क्या था, वो अधीन थे लेकिन राजपाट था। तो भारत में अंग्रेजों की जो फैलती सत्ताएं, इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रख कर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश भारत शासन के अंतर्गत नहीं थे। तो तीनों में हम देख सकते हैं क्या नहीं था, तो आपका थोड़ा बड़ौदा बचा हुआ था गुजरात वाला क्षेत्र, है ना।
और ऊपर कश्मीर वाला क्षेत्र बच गया था, ठीक है। हैदराबाद का थोड़ा सा क्षेत्र बच गया था, और काठमांडू नेपाल, युद्ध होता है नेपाल में, लेकिन बस इतना ज़्यादा विस्तार वहाँ पे इन्होंने नहीं किया था। नए शासन की स्थापना की बात करते, देखो कुछ वर्ड आए, जैसे काजी का मतलब यहाँ पे एक न्यायाधीश था, मुफ्ती का मतलब जो रहेगा वो आपका मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, तो वो मुक्ति होता है। महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब संसद का जो ऊपरी सदन था में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता था। उस टाइम पे महाभियोग ये था। चलिए हम देखते हैं कि नए शासन की स्थापना कैसे हुई थी, क्या चीज़ें थी इसके बारे में। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से लेके ये 1785 तक उन बहुत सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों, और बड़ा कर लेते हैं, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई हो गया था, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी या मतलब प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 आपकी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था। फिर जो आपका वारेन हेस्टिंग ने कई जो प्रशासकीय सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। कौन कौन से हो सकते वो देख लेते हैं। 1772 में से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई कि इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। कौन कौन सी होगी? आपकी फौजदारी अदालत होगी और दीवानी अदालत होगी। कि मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी जो काजी हैं आपके मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जैसे मैंने काजी और मुफ्ती के सारे वर्ड आपको बता दिए, ठीक है। पिक्चर देखते हैं। ये देखो एक सभा लगी है, आई थिंक ये ब्रिटिश के उसके हाउस ऑफ कॉमन्स होगा। हाँ, ये वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा आरजी पोलार्ड द्वारा चित्रित है। ये जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 7 साल तक चला था। इतनी भीड़ उस टाइम पे भी होती थी। नहीं, कुछ अंग्रेज सही भी थे, तो मुकदमा तो करेंगे। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक जो उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था कि मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर जो भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया था। अच्छी बात है, देखो न्याय यही होता है, न्याय सर्वोपरि है। और उनके जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है, अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। अच्छा चलाया था उन्होंने, सही किया था। तो अब हम यहाँ बात करते हैं। एक बड़ी समस्या आई थी कि ब्राह्मण जो पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। तो इस विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एनवी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक
संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत भी बनाया गया था और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। कभी 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत। भारतीय जिले में अगर हम बात करें तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम क्या, लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया था। कंपनी की फौज की बात करते हैं। क्या कंपनी की फौज क्या थी? कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। ठीक है, तो कंपनी के साथ भारत के में जो शासन सुधार और नए विचार तो आए थे, लेकिन जो असली सत्ता थी वो सैनिक की ताकत में थी। तो मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, मतलब सवार का मतलब तो घोड़े पर चलने वाले, प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। तो ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहा कराते थे। तो जो स्थानीय जमींदार थे, तो मुगलों को जब सिपाहियों की जरूरत थी तो वो पैदल सेना मुहैया कराते थे। 18वीं सदी की बात करते हैं। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक और प्रशिक्षण दिया गया। क्या हुआ था कि उनको पहले प्रशिक्षण दिया गया, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। तो यह सूरत बदलने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही मतलब जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना था, आर्मी कहते थे। आता जाता तो कुछ नहीं था, यहीं से सीख के गए सब। 1820 की बात करते हैं। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य, जैसे आपका बर्मा हो गया, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक जो होती थी और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब वो बंदूक लेके चलेंगे तो कहाँ से हमारे सैनिक जीत पाएंगे, ये तलवार भालों के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये वर्ड आए हैं, जैसे आपका धर्मशास्त्र का मतलब देख लीजिए, संस्कृति की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार की बात करें तो ये घुड़सवार होता है। मस्केट मतलब पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। मैचलॉक क्या था? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ये देखो, ये आपका जो वो सैनिक है जो किससे चल रहा है? घोड़े से। देख लेते हैं यहाँ। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया था 1780 में। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। देख रहे हो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई गई थी उस टाइम। तो इधर देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था और इस कोशिशों में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी कि क्योंकि पेशेवर जो सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जो जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? आज की भी डेट में है ना, जाति भावना तो सब रखते हैं। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य बनाने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। समुदाय भी देखेंगे तो सिपाही का महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है। इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? तो 1857 का जो विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में आगे पढ़ेंगे। वो कह रहा है
निष्कर्ष देख लेते हैं, यही है यूपीएससी का क्वेश्चन, पूरा चीज़ें पढ़ लो फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखिए, तो आप लोग निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। क्या निष्कर्ष देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक, पहले क्या थी, व्यापारिक कंपनी थी, ये एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई, क्योंकि तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। तो इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण ले चुकी थी। तो 63% भूभाग पर था, 78% अपनी आबादी पर था, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत पर ही था। तो आइए कल्पना करें कि आप 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे थे और ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। याद रखिए कि आप वहां जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में भी जान चुके थे। अब आपको अपने विचार बताने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते भैया, विचार बताइए। यहाँ देखते हैं, फिर से याद करना, मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है, चलिए मैच करते हैं। शेरे मैसूर लिखा है, पहले कुछ ना देखिए आप, शेरे मैसूर देख लीजिए, है ना। चलिए दीवान देख लिए, दीवान तो किसको कहा गया था भाई, टीपू सुल्तान थे, कहाँ गए टीपू सुल्तान, दीवान टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर की बात करेंगे तो शेरे मैसूर आपका जो भू राजस्व वसूल करने वाला एक अधिकारी था। नहीं, ये गलत हो रहा है, शेरे मैसूर तो टीपू सुल्तान को कहा गया था ना, ऐसे करेंगे ना। और दीवान भू राजस्व वसूल करने वाले था। फिर रानी चंपा, तो ये सिपाही को कहा गया था। रानी चंपा की बात करेंगे तो ये कैतूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। और वारेन हेस्टिंग ये आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो दीवानी कौन था, भू राजस्व वसूल करने का अधिकारी था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान, रानी चंपा कित्तूर में अंग्रेजों विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही और वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। रिक्त स्थान देखते हैं, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत कैसे हुई थी। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत जो प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। और हैदर अली और टीपू सुल्तान, दूसरा क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे, कौन थे भैया, मैसूर के शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। हम डलहौजी की बात करेंगे, गांव में डलहौजी ने काली तीत होने का सिद्धांत लागू किया था, कौन सा, काली तीत। ठीक है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थे। चलिए सही गलत बताने हैं, बताइए सही गलत। लिखा है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था। नहीं, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य तो कहाँ मजबूत होगा, बेचारे लथेड़े गए, है ना। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाला एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत है, क्योंकि और सी तो थी, फ्रांसीसी थे, डच थे, बहुत आए। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए थे, बदलाव किए थे, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, आप बताइए आप आराम से। तो हम बोल सकते हैं सिंपल सा, कोई मतलब कोई ऐसे कारण नहीं है, बस नॉर्मल जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को बता दो। जैसे यूरोप के जो बाजार में भारत के बने जो बारीकी सूती कपड़े थे ना, और रेशम की जो ज़बरदस्त मांग थी, तो यहाँ से ले जाए जा रहे थे। इनके अलावा वहाँ काली मिर्च है, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की मांग हो गई थी। यहाँ से जो सस्ती कीमतों पर वस्तुएं खरीद कर वहाँ महंगे दामों पर बेच दिया जाता था। मतलब बताया था मैंने कि 1 रुपए की चीज़ वो थी, वहाँ पे जाके 60 की बिक रही, पूरा ट्रांसपोर्ट खर्चा निकाल के। तो महंगाई तो होगी, मतलब फायदा तो था। दूसरा है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हुआ था, ये बताइए। तो हम बोल सकते हैं कि बंगाल के नवाबों ने कंपनी की रियासत को देने से मना कर दिया था, कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। तो व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगते थे, उनसे सिक्के ढालने का अधिकार भी छीन लिया गया, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी
और अंग्रेजी जो अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियां लिखी थी। नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया था। ये सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 में लिखा है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा था। तो दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदे की बात करेंगे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने लगी। पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगे हुए थे। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों तो क्या दीवानी मिलने से कंपनी के जो मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया था। ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं। और मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत पे मतलब दीवान नियुक्त कर दिया था। एक वर्ड और है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें लिखा है कि सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि सब क्या थी। तो आपको भी जस्ट बताया था कि सहायक संधि क्या, तो आराम से आप लोग ये लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बने रहिए।